सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नगरीय विकास की मांग पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। आज की इस चर्चा की शुरुआत में ही सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने गुलाब कोठारी साहब की याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का जिक्र किया और उसके माध्यम से राजस्थान की मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। सभापति महोदय, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं ऐसा समझता हूं कि जो सनातन धर्म में वेदों का महत्व है, इस्लाम में कुरान का महत्व है, ईसाई धर्म में बाइबल का महत्व है, नगर नियोजन के लिहाज से जो राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गुलाब कोठारी साहब की याचिका पर जो एक विस्तृत जजमेंट दिया है, नगरीय विकास में वो ही महत्व उस निर्णय का है। माननीय सभापति महोदय, एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से, बहुत सिलसिलेवार खुलासा करते हुए वो निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिया है। 2017 में वो निर्णय आया, क्या हुआ? आज तो मौजूदा सरकार को आप कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2017 के उस निर्णय की पालना करने की बजाय उस निर्णय को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कौन गया था? माननीय सभापति महोदय। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का पक्ष सुना और 15 मई को एक लार्जर बेंच राजस्थान हाईकोर्ट की गठित की कि उस हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले के खिलाफ जो राजस्थान सरकार सर्वोच्च न्यायालय में आई है, उन इश्यूज को ये राजस्थान उच्च न्यायालय की लार्जर बेंच सुने। माननीय सभापति महोदय, कई महीनों तक लगातार सिटिंग करके राजस्थान उच्च न्यायालय की लार्जर बेंच ने भी राजस्थान सरकार को सुना। और मुझे अफसोस है कि जो सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, इनकी सरकार ने, वसुंधरा राजे की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने गुलाब कोठारी साहब के उस निर्णय पर को शून्य करने के लिए जितने नोटिफिकेशन जारी किए थे, वो सारे 2018 के अंदर हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने निरस्त कर दी। माननीय सभापति महोदय, इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा संक्रमण हुआ तो फेफड़ों के अंदर हुआ, और कोई भी आदमी डायग्नोस हुआ पॉजिटिव तो भी लोगों ने उसको ये सलाह दी कि एक बार जाके अपना सीटी स्कैन करवा दो। और वो अपने लंग्स का सीटी स्कैन करवाया। उसमें जब मालूम पड़ता है कि भाई कितने पॉइंट आए तो पता चलता कि कोरोना ने संक्रमण कितने किए। माननीय सभापति महोदय, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये पेड़, ये वृक्ष, ये हरियाली, ये फॉरेस्ट, ये पृथ्वी के फेफड़े हैं जो कुदरत ने हमको दिया है। और गुलाब कोठारी साहब की उस पिटीशन में हमको यही दिखाने का प्रयास किया है कि अपने फेफड़ों की हिफाजत करो, लेकिन हम लोग अपने राजनीतिक तुच्छ स्वार्थ में, अपने लोभ में, अपने लालच में उस जजमेंट को शून्य कैसा किया जाए उसी में लगे हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, अच्छा होता कि उस फैसले की लाइट में सरकार ये करती, जलवायु परिवर्तन के जिस स्तर तक हम आ गए हैं, वो लक्ष्य प्राप्त करना तो संभव नहीं है, पर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इंतजाम तो करें कि एक बेहतर पर्यावरण उनको कैसे उपलब्ध कराएं। आप वर्टिकल कंस्ट्रक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या उस फ्लैट के अंदर भी किस रूप में हरियाली हो, किस रूप में वृक्ष लगे, उसके नीचे कैसे लगे, उसकी बालकनी में कैसे लगे, उस घर के भीतर कैसे लगे? क्या हम शासन की नीति में ये चीजें शामिल नहीं कर सकते कि एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स भी आप बना रहे हैं तो उसके अंदर
इतना तो आपको प्लांटेशन करना ही है। आप मकान बना रहे हैं, उसमें इतना प्लांटेशन आपको करना ही है, इतने वृक्ष आपको लगाने ही है। अगर आप छोटा प्लॉट भी है आपका, तो अपने घर के भीतर कैसे आप प्लांटेशन कर सकते हैं, यदि हम सब मिलजुल करके और ये सदन पूरा एक राय होकर के इस बात पर आगे बढ़ेगा, जब तो राजस्थान उच्च न्यायालय के उस गुलाब कोठारी के जजमेंट को माननीय सभापति महोदय कोर्ट करने की कोई सार्थकता है। अब मैं आपके माध्यम से ये विनती करना चाहता हूं, मास्टर प्लान बना दिया हमने, शहर का भी बना दिया, कस्बों का भी बना दिया। उस मास्टर प्लान की पालना के लिए पैसे का कितना इंतजाम किया है? हर कस्बे का आपने मास्टर प्लान बना दिया, एक प्राइवेट फर्म को दे दिया, आपका चीफ टाउन प्लानर मॉनिटरिंग करके उसको अप्रूव कर देता है, लेकिन 1 रुपए का इंतजाम मास्टर प्लान की क्रियान्विति के नहीं करते। आपने दे दिया हरित क्षेत्र, आपने दे दिया फलां तरफ से बाईपास, उस बाईपास का निर्माण होता नहीं, उस पर दूसरे निर्माण हो जाते हैं। आपने दे दिया हरित क्षेत्र, उसके अंदर मकान बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो सरकार को यह तय करना चाहिए कि हम जिस मास्टर प्लान को आने वाले 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए हम लागू कर रहे हैं, उस मास्टर प्लान के अंदर हमने जो प्रोविजन दिए हैं, उस प्रोविजन के क्रियान्वयन के लिए हम इतने पैसे का इंतजाम करते हैं। अब नहीं तो छोटे कस्बे की नगर पालिकाओं के लिए आपने मास्टर प्लान बना दिए, तनख्वाह चुकाने के उनके पास पैसे नहीं है, क्या करेंगे वो मास्टर प्लान की क्रियान्विति? इसलिए मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय विनती करना चाहता हूं सरकार से कि हमें आने वाले समय की चुनौती, क्योंकि जयपुर दाब लीजिए, दिल्ली का जो पोल्यूशन है, जयपुर कोई उससे बहुत दूर नहीं है, हालात उसके करीब करीब ही जा रहे हैं। इसलिए बहुत बेहतर होगा कि ईमानदारी से, कमिटमेंट के साथ में, प्रतिबद्धता के साथ में हम मास्टर प्लान की क्रियान्विति के बारे में ठोस संकल्प के साथ में आगे आए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि चरम कोरोना काल में जिस रूप में स्वायत्त शासन विभाग ने, हमारी स्थानीय निकायों ने लोगों की हिफाजत के लिए समर्पित भाव से काम किया, उसका पूर्व के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। हमारे स्वायत्त शासन विभाग के कार्मिकों ने, सफाई कर्मचारियों ने जिस रूप में योगदान किया है, उसके लिए तो मैं उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। और जो मुख्यमंत्री महोदय ने एक आह्वान किया था, कोई भूखा न सोए, स्वायत्त शासन विभाग ने, चाहे कई दूर से पैदल चल करके लोग आ रहे हो, दूसरे प्रदेश के लोग आ रहे हो, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की भावना के अनुरूप जगह जगह पर कैंप लगा करके, अस्थायी शिविर लगा करके, कोई बिल्डिंग्स दूसरे लोगों की लेकर के न केवल उन लोगों के रहने का प्रबंध किया, बल्कि उनके भोजन का भी प्रबंधन किया, और ये कठिन समय उनकी मेहनत से, उनके सहयोग से निकल सका। हमारे जिला प्रशासन क्या होता है, नगर पालिका को आदेश देता है, नगर परिषद को आदेश देता है कि तुम्हें ये व्यवस्था करनी है, और वो व्यवस्था बेचारे करते हैं, चाहे उनके संसाधन किसी भी रूप में हो, चाहे जन सहयोग लेना पड़ा हो, चाहे दूसरी स्वयंसेवी संस्थाओं को तैयार करना पड़ा हो। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि पूरे राजस्थान के अंदर कोरोना काल में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया, चाहे वो हमारे स्टेट का हो, चाहे स्टेट के बाहर का हो। और इसके अलावा भी जो लोक जागृति अभियान स्वायत्त शासन विभाग ने चलाया, चाहे कोरोना के बांटने का अभियान चलाया हो, चाहे जगह जगह स्टिकर लगाने का अभियान चलाया हो, माननीय सभापति महोदय, कठिन समय होता है तब परीक्षा होती है। और मैं कह सकता हूं कि न केवल राजस्थान सरकार बल्कि हमारा यह स्वायत्त शासन विभाग भी उस परीक्षा पर पूरी तरह से खरा उतरा है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 8 रुपए के अंदर इंदिरा रसोई का भोजन उपलब्ध कराया है। माननीय सभापति महोदय, मैं स्वयं कई स्थानों पर गया हूं, मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में गया, खुद मैंने खाना खाकर देखा, लोगों से पूछ करके देखा, बल्कि कई लोग तो जो साधारण तबके से आते हैं, कई हमारे बुजुर्ग तो इस तरह के हैं जो
अपना दोनों टाइम का खाना घर होते हुए भी इन इंदिरा रसोई में भी ही खाते हैं। तो एक गुणवत्तापूर्ण स्वादिष्ट भोजन जो आपने उपलब्ध कराया है, और खास तौर पे जो नगर परिषद के क्षेत्र है जिसके अंदर तो आपने 3-3 जगह पर ये रसोई खोली है। जैसे सिरोही के मैं हॉस्पिटल का आपको जिक्र करना चाहूँगा, 2-3 बार मेरा जाने का अवसर हुआ और मैंने पेशेंट से भी बात की, लोगों से भी बात की, तो एक जो सेटिस्फेक्शन लेवल है बहुत बेहतरीन है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनती करूँगा कि इस इंदिरा रसोई का जो आपका प्रकल्प है उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है और उसको ऊंचाई पर ले जाने की ज़रूरत है, और इसमें आप संख्या बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा संख्या में लोग लाभान्वित हो सकेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार का इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा। प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, जो आदमी वोटर है उसको चुनाव लड़ने का हक मिलना चाहिए। पर कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है माननीय सभापति महोदय कि बहुत लोग तमाम गुण होने के बाद भी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते, पारिवारिक परिस्थितियां नहीं होती है, हालात घर के नहीं होते, और इस कारण से वो फॉर्मल एजुकेशन पूरी नहीं ले पाते हैं। तो हजारों की तादाद में वो लोग वंचित थे। आपने उस शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान को हटाया और सारे लोगों को चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने का मौका दिया। उससे वो लोग जो अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके थे, उनको भी माननीय सभापति महोदय चुनाव लड़ने का मौका मिला। माननीय सभापति महोदय, कई जगह पर बहुत बड़े बड़े वार्ड बने हुए थे जिनकी आप पूरी सेवा नहीं दे पाते थे, उन तक पहुंच नहीं पाते थे। राजस्थान की मौजूदा सरकार ने उन वार्डों को छोटा किया और ज्यादा संख्या में वार्ड बनाए, जिससे एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के नागरिकों की भली भांति सेवा कर सकता है। अब जयपुर शहर आप लीजिए, इतना बड़ा, कोई मेयर बन जाता, उसको पता ही नहीं होता था कौन सा इलाका कहां पर है। उसके 5 साल निकल जाते थे और वो पहुंच नहीं सकता था, ना पहचान सकता था। आपने निर्णय किया, 2 टुकड़ों में इसको किया, जोधपुर में किया, कोटा में किया। इससे आपकी गवर्नेंस बेहतर होगी और लोगों की आप अच्छे से सेवा कर सके। मैं इस बात के लिए भी माननीय सभापति महोदय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे पत्रकार, हमारे साहित्यकार और जो लोग अवार्डी है हमारे अलग अलग स्तर के, उन सभी को भी रियायती दर पर आपने भूखंड देने का निर्णय किया। मैं आशा करता हूं कि सरकार के इस निर्णय को अधिकारी निचले स्तर पर जाकर के लागू करेंगे, जिससे सभी को जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप लाभ मिल सकेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी विनती करूंगा कि 2010 में सरकार ने एक फंड बनाया था, राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड। अभी पिछले 2 साल से इसका मुझे नाम सुनने को नहीं मिला। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि जो 2010 में आपने स्थापित किया था 400 करोड़ की लागत से, अब आपने कर दिया उसको 1000 करोड़ का, लेकिन पिछले 2 साल में इस RUDF से हमें कोई पैसा मिला नहीं। सारे माननीय सदस्य बैठे हैं, किसी को मिला हो तो बता सकता है। तो मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि स्वायत्त शासन विभाग पहले इस RUDF के फंड को ऑपरेट करता था, राजस्थान सरकार फिर से इस फंड को अगर कहीं बंद कर रखा है तो फिर से इसको सक्रिय करें, जिससे राजस्थान की नगर पालिकाओं में, जैसा मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी ये जिक्र किया कि पैसा नहीं है, तो जो माननीय मंत्री जी जहां भी समझे वहां वो पैसा उपलब्ध कर सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये भी विनती करूंगा कि आप पूरे हिंदुस्तान के यूडी टैक्स का फिगर जुटाएं, किस शहर के अंदर कितना यूडी टैक्स मिल रहा है, उससे आपको पता चलेगा कि आप कहां पर खड़े हैं। भोपाल जैसा शहर जिसका यूडी टैक्स का कलेक्शन 200 करोड़ रुपए और जयपुर का कलेक्शन जो है मेरा ख्याल है 80 करोड़ रुपए है, 62 करोड़ रुपए है, तो बराबरी के शहर है। तो पूरे राजस्थान के संदर्भ में आपको ये देखना चाहिए कि आप यूडी टैक्स को उस लेवल पर कैसे लाएं जिससे आप शहर के लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। मैं आपके माध्यम से यह भी विनती करूंगा कि सरकार को यह भी पता नहीं है कि उसकी जमीन कहां पर है। मैं खुद स्वायत्त शासन मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिला था
और मैंने उनको बताया था कि जयपुर में इसी जगह पर आपकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और लोग इस पर काबिज है। और माननीय सभापति महोदय, जैसे ही उन्होंने हरकत उस पर शुरू की, नेता लोग पहुंच गए। तो जब तक आप इस दृढ़ता से आगे नहीं आएंगे कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी जिस जगह पर है, चाहे जयपुर हो चाहे जोधपुर हो, मैं दावे से कह रहा हूं 1 लाख करोड़ की संपत्तियों पर, आपकी संपत्तियों पर शहरी क्षेत्र के अंदर लोगों के कब्जे हैं। तो आप हिम्मत दिखाइए। आपके कभी हम कई बार कहते हैं, पक्ष भी कहता है, प्रतिपक्ष की कहता है कि हमारी माली हालत वैसी नहीं है कि हम विकास की, लोगों की उन अपेक्षाओं को उस रूप में पूरा कर सके। आपकी अपनी संपत्ति पड़ी हुई है, उसको तो आप कब्जा करिए, उसका तो उपयोग करिए। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि आपने पृथ्वीराज नगर में लोगों की लंबे समय से जो समस्या थी उसका आपने समाधान किया। हम जब मैरियट होटल में थे, माननीय सभापति, मतलब आप भी थे, आपको याद होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं से बिसलपुर के पेयजल के उस 563 के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। वरना पृथ्वीराज नगर के लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही थी, पानी का टैंकर डलवाना पड़ रहा था, पानी के लिए उनको बहुत कष्ट था। पर अब जिस त्वरित गति से बिसलपुर प्रोजेक्ट का आपने काम कर रहे हैं, लोगों में बहुत प्रसन्नता है और शीघ्र ही मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र के लोगों की इस समस्या का समाधान होगा। इसी तरीके से एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी ये कही जाती है। आपने 200 करोड़ रुपए की वहां सीवरेज प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया है, जिसकी डीपीआर भी तैयार हुई है और ऐसी उम्मीद करते हैं कि शीघ्र वो काम शुरू होगा। पर मैं आपके माध्यम से एक विनती करना चाहता हूं कि वहां जो दुकानदार है, ये जयपुर में चाहे जो 160 फीट रोड है, 200 फीट रोड है, ये दुकानें बनी हुई है, दुकानदार दुकान चला रहा है, आप उसको बिजली का कनेक्शन नहीं दे रहे हो। अब बिजली का कनेक्शन आप नहीं दे रहे हो तो जिसके पास बिजली का कनेक्शन है उससे वायर खींच के वो बिजली का उपयोग कर रहा है, तो आपका तो दो तरफा नुकसान हो रहा है। तो आप उनको बिजली का कनेक्शन दे दो। 5000 ऐसे दुकानदार हैं जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है और वो दुकान चला रहे हैं और वो बिजली का भी उपयोग कर रहे हैं। कभी वो पकड़ लेता है कोई बिजली कंपनी वाला जाके, तो बेचारों को जुर्माना भरना पड़ता है। तो हम एक कल्याणकारी सरकार है, हमें लोगों की समस्या का समाधान करना चाहिए। इसके अलावा भी वो जो दुकानें बना करके बैठे हैं 160 फीट रोड पे या 200 फीट की रोड पे, बेचारों के पास पट्टे नहीं है, सोसाइटी के पट्टे हैं। अब वो जब तब वो पैसे उनको भुगतने पड़ते हैं। तो आप एक निर्णय करो, लोगों को रिलीफ देना हमारा काम है, कानून के दायरे में आप निर्णय करो, उनको पट्टे बना करके दो, तो आपके ये आपको तो पैसा मिलेगा। आप पट्टा बना के दोगे तो एक दुकानदार भी अगर 5 लाख रुपए आपको देता है तो 5000 दुकानों के आपको कितने पैसे मिलेंगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इस पर कृपा करके आप ध्यान दें। और माननीय सभापति महोदय, जयपुर के जो आसपास के टाउन हैं, अब सारी यहाँ लोगों को आप आमंत्रित करेंगे, उससे बेहतर है आसपास के कस्बों को भी आप उस लायक बनाइए जिससे लोग वहां भी रहना पसंद करें। दूदू है, चौमू है, फुलेरा है, जिससे आप अगर वहां सुविधाओं का विकास करेंगे तो एक आबादी का फ्लो जो जयपुर शहर की तरफ आ रहा है उसमें भी आपको सहायता मिलेगी। अब मैं आपसे विनती करूंगा, जेडीए का जो परिधि क्षेत्र है, पैराफेरी एरिया है, अब सैकड़ों पंचायतों के एरिया के अंदर आपने कॉलोनी काट दी, आप लोगों को वहां बसा रहे हो, और उन पंचायतों का जो मूल निवासी है उसकी सुविधाओं का क्या होगा। वहां हॉस्पिटल का पट्टा नहीं है, वहां खेल के मैदान का पट्टा नहीं है, वहां पानी की टंकी बनानी है उसका पट्टा नहीं है। जेडीए के अंदर पता नहीं कितने सरपंचों के आवेदन पड़े हुए हैं, लेकिन आपको फुर्सत नहीं है कि भाई उनका निस्तारण कर दे। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि एक बार जेडीए पैराफेरी एरिया के जो सरपंच साहिबान हैं सबको बुलाइए, आप एमएलए साहिबान को बुलाइए, एमपी साहिबान को बुलाइए और बैठ करके उनकी समस्याओं का निस्तारण करिए, जिससे ये जो गौशाला, पानी की टंकी, शमशान इत्यादि इत्यादि जो बेसिक उनकी ज़रूरतें हैं उनके पट्टे माननीय सभापति महोदय मिल सके। और मैं आपके माध्यम से ये भी विनती करूंगा
कि ये जो जोटवाड़ा फ्लाईओवर है, इसका काम भी आप गति लाइए। पहले भैरव सिंह जी शेखावत साहब के टाइम में वो फ्लाईओवर एक बना था, छोटा था, अब आप बना रहे हैं, इससे नागौर तक के लोग लाभान्वित होंगे माननीय सभापति महोदय। और आज जो अजमेर से लोग नागौर का आदमी जा रहा है, वो लगभग इस पर डाइवर्ट हो रहा है। इसलिए अगर आप तेज गति से इस काम को करेंगे तो लोगों को सुविधा मिलेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि आपने राजस्थान विधानसभा के सारे सदस्यों को वहां पर 30 लाख रुपए में फ्लैट देने का जो आपने निर्णय किया है और उसको आपने कर दिया है, इसके लिए भी मैं सबकी तरफ से धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूँगा कि छोटे कस्बे जो हैं उसमें सरकार, राजस्थान सरकार और प्रतिपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, भारत सरकार को सोचना चाहिए। जो अर्थव्यवस्था जिस रूप में प्रभावित हुई है, पहले नोटबंदी के कारण और फिर कोविड के कारण, साधारण आदमी के पास काम नहीं है। मैं सिरोही की, मेरे कस्बे की बात करता हूं, शिवगंज की बात करता हूं। शहर के अंदर लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। आप कृपा करके शहरी रोजगार योजना लाइए। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को भी 3 बार पत्र लिखे हैं। मैं प्रतिपक्ष के नेता से भी विनती करूंगा और प्रतिपक्ष के नेता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसदों से विनती करूंगा कि आप उन्हें समझाइए, प्रधानमंत्री जी को, कि लोगों के जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर उनके बच्चों का हम ध्यान नहीं रखेंगे, स्टेट ध्यान नहीं रखेगा, तो कौन ध्यान रखेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि शहरी रोजगार योजना शुरू की जाए। अब मैं एक बात और माननीय मंत्री जी के ध्यान में आपके माध्यम से लेना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वीकृत आवास है 78,187 और निर्माण प्रारंभ हुआ है 5,909। आवास पूर्ण हुए मात्र 360। माननीय सभापति महोदय, बहुत चिंता का विषय है। इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है कि गरीब आदमी को, छोटे कस्बे के आदमी को कैसे उसको आवास मिले। सरकार की ये सर्वोच्च प्राथमिकता पर माननीय सभापति महोदय होना चाहिए। अभी कल मैं एक राहुल गांधी जी का ट्वीट देख रहा था। 2015 से 2019 के बीच में माननीय सभापति महोदय 399 लोग हमारे मुल्क में गटर की सफाई करते हुए मर गए। अब मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार राजस्थान में इस दिशा में त्वरित गति से काम करे। आपने सीवर की सफाई में ये बार बार आपने कहा है कि हम मानवीय उपयोग नहीं करेंगे और आपने चिट्ठियां भी जारी की। 3 अगस्त 19 को की, 1/7/2020 को की, 24/11/2020 को की कि मशीन और उपकरण खरीदे जाएं। लेकिन आपने मैन हॉल का नाम मशीन हॉल तो रख दिया, लेकिन अभी तक कहीं पर भी आपने उपकरण नहीं खरीदे। अनाउंस तो करते हैं आपने चिट्ठियां भी, मैंने बताया ना, आपने स्वास्थ्य शासन विभाग ने 3 बार चिट्ठियां जारी कर दी है। ये 19 में भी कर दी, 20 में भी कर दी, पर कई बार भी उपकरण खरीदने का काम आपने नहीं किया है। तो मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम मशीन और उपकरण के माध्यम से उन मैन हॉल का हम करें। अब कचरा प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन, इसमें क्या है, ऑटो कीपर नहीं है, कॉम्पैक्टर नहीं है, रोड स्वीपर नहीं है, अभी तक आपने उपलब्ध नहीं कराए। आप चिट्ठी लिखते रहते हैं, करो, करते नहीं है। यहां तक कि मैं तो कहना चाहता हूं, जो सफाई कर्मी हैं उनको मेडिकल डायरी भी आप नहीं देते। बार बार ये बात आती है कि हम देंगे। 2012 में मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि हम सफाई कर्मियों को मेडिकल डायरी देंगे, तब वो पेंडिंग पड़ा रहा। उसके बाद फिर इनकी सरकार आ गई, 5 साल इनके कार्यकाल में तो होने का सवाल ही नहीं था। अब फिर आप आ गए, तो कुछ तो कृपा करो। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि सफाई कर्मियों को आप मेडिकल डायरी दो। जिस वक्त हमारे परिवार की औरतें अपने बच्चों को तैयार करती है, स्कूल भेजती है, उस वक्त उनकी औरतें सड़कों पर सफाई कर रही हो रही है, झाड़ू निकाल रही होती है। कितना बड़ा त्याग है उनका, और हम उस त्याग को हम वैल्यू नहीं करना चाहते। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री जी का और ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जिक्र किया था गुलाब कोठारी साहब के फैसले का, मास्टर प्लान का, जोनल प्लान का एक आदेश जारी किया गया।
बीजेपी की सरकार के वक्त में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से, और 32 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि 32 करोड़ 80 लाख रुपए का पेमेंट इन्होंने कंसल्टेंसी फर्म को कर दिया, और एक भी जगह पर जोनल प्लान का काम पूरा नहीं हुआ। और उसके बाद में 2020 में चिट्ठी निकाल दी कि 1 लाख से कम आबादी आदमी के 1 लाख से कम आबादी के कस्बे के अंदर ये अनिवार्य नहीं है। ये 32 करोड़ का चूना लगाया, उसकी कोई कार्रवाई नहीं, किसी जगह पूरा नहीं जांच करवाई। और आप ताज्जुब करेंगे, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, पूरे राजस्थान का तो सभापति महोदय नहीं सुनाऊंगा, लेकिन 2-4 जगह का आपको सुना दूंगा कि क्या हाल किया इन्होंने, किस रूप में जनता के धन को लूटा है। और उसके बाद भी अभी तक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया डिपार्टमेंट ने। नगर पालिका जैतारण का मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ये डिविजनल डिप्टी डायरेक्टर लोकल सेल्फ जोधपुर की जांच रिपोर्ट का जो हिस्सा है वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। पालिका द्वारा जोनल डेवलपमेंट प्लांट एवं रोस्टर सेक्टर प्लान तैयार करने हेतु स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान के कार्यालय आदेश 14/2/2519 दिनांक 10/1/2018 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत कार्य आदेश मैसर सिद्धू सर्वे सर्विस जोधपुर को आदेश क्रमांक 16616 8/2/2018 द्वारा जारी किए गए 1 करोड़ 65 लाख रुपए का भुगतान किया, 1 करोड़ 65 लाख का। और उसके बाद में जब कमियां क्या आई है कि बिलों की पत्रावली प्रति में संलग्न नहीं है, जो बिल पारित किए हैं उनकी पत्रावली उपलब्ध नहीं है, और काम माननीय सभापति महोदय पूरा हुआ नहीं। और जैतारण जो है वो 1 लाख से कम आबादी का गांव है। ऐसा ही पोखरण का भी हाल है, ऐसा ही सिरोही का ही हाल है, ऐसा ही सभी जगह का है पूरे राजस्थान के अंदर। तो मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आप इस पर व्यू लें, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को ये जांच रिपोर्ट सौंपे, जिससे उनकी कार्रवाई। अब माननीय सभापति महोदय, जो मंत्री महोदय ने चेंजेस किए हैं 2020 के अंदर 90B को लेकर के वगैरह, उसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन 1-2 चीजें मैं उनके ध्यान में आपके माध्यम से लाना चाहूंगा। एक राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट 2015, इसके रूल्स इन्होंने बनाए हैं माननीय सभापति महोदय। अब इसमें इसका मैं अमेंडमेंट ऑफ डिक्लेरेशन में पॉइंट 3 में पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सब रूल 2 shall issue a written notice to the association of the apartment owners of the building if such association has been duly formed, and shall also cause the publication of a public notice in 2 daily newspapers circulating in that locality inviting objections। आपने रूल बना दिया, इसमें पीरियड नहीं लिखा, कितने दिन का नोटिस दे रहे हो। और फिर दूसरा जो आप ये इसका पॉइंट 6 में आपको पढ़ के सुनाता हूं। Application to competent authority by promoter, allotee or transfer about intimation of transfer of apartment. The promoter, allotee or transferee shall file an application for one or more apartments transfer under the provision of subsection 1 of section 11 of the Act before the competent authority having the territorial jurisdiction in the Form 3, along with demand draft or banker's check of such fees as may be specified by the state government from time to time, and certified copy of the registered deed of such transfer। इसकी क्या जरूरत है? वो अपना फ्लैट बेचेगा, कॉम्पिटेंट जो गवर्नमेंट से ऑथराइज है उसी के यहाँ भेजेगा, फिर आपको सूचना देने की क्या जरूरत है? आप क्यों किसी भी आदमी के लिए ज्यादा पेचीदगियां पैदा करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो अधिकारी है कहीं दूसरी जगह का स्टेट का उठा के यूं का यूं कॉपी करके चेपा करके इन्होंने रूल्स जारी कर दिए। अब माननीय सभापति महोदय, एक मैं बिंदु आपके माध्यम से और जानकारी में लाऊंगा। राजस्थान अर्बन सेक्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2020 गाइडलाइंस, ये तो अच्छा है आप कर रहे हो, उसके लिए तो आपको धन्यवाद है, लेकिन शब्दों का किस रूप में चयन करते हैं, पढ़ते भी या नहीं पढ़ते हैं, ताज्जुब है मुझे। इसमें ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स में लिखा है, डिपार्टमेंट में बेनिफिट फ्रॉम एडिशनल रिसोर्सेज in the form of young talents which perspectives and their outputs which
shall add to its policy formulation base. आउटपुट होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए। फिर तो ये बिना पढ़े जिस रूप में माननीय सभापति महोदय करते हैं उसका मुझे ताजुब है। अब इसमें एलिजिबिलिटी इन्होंने जो रखी है वो मैं आपको पढ़ के सुना दूं। इंडियन स्टूडेंट्स परसुइंग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च कोर्सेज इन द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ड्यूली empaneled by the department and specializing in areas related to architecture, engineering, industry वगैरह वगैरह सब लिखा है। अब इसी में नीचे लिखा है 2 में the eligibility criteria may be relaxed in deserving cases based on need of the department on prior approval of competent authority। समाप्त करें माननीय सर, समाप्त। एक बहुत सुन लो बिंदु, ज्यादा तो नहीं मैं ज्ञान बांट सकता, पर छोटा मोटा मैं बता देता हूं। अब इसमें उन बच्चों के लिए जो पैसे रखे हैं वो भी आप एक सुन लो आप। The diploma graduate and postgraduate interns shall be paid a consolidated stipend of ₹8,000। क्या कराना चाह रहे? 15,000 and 18,000। और फिर आगे कई चीजें इनके लिए रख दी है कि तुम इसका वायोलेशन करेंगे तो तुम्हारी ये होगी। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अब एक आखिरी बात धारीवाल जी के खुद के एरिया की करके बात खत्म करता हूं। कोटा के अंदर माननीय सभापति महोदय, कोटा नगर निगम ने वहां जो बिजली कंपनी जनता को चूना लगा रही है, फर्जी बिल बना रही है, नगर निगम से फर्जी पैसा वसूल कर रही है, लोगों से कर रही है। नगर निगम ने पूरी जानकारी दर्ज करवा दी, FIR करवा दी। उसके 2 बिंदु में आपकी आज्ञा से सुना रहा हूं मैं आपको। प्लीज। बारादरी किशोर सागर तालाब पर स्थित विद्युत कनेक्शन का वास्तविक उपभोग एवं मीटर के आधार पर बिल, ये नगर निगम कोटा की रिपोर्ट है, 34,500 रुपए बनता है, जबकि KEDL द्वारा 1,09 लाख रुपए का बिल दिया गया। KEDL द्वारा विभिन्न 257 स्थानों पर स्वयं के स्तर पर विद्युत कनेक्शन मीटर स्थापित करके इनके बिल नगर निगम कोटा में भिजवा दिए गए। इन कनेक्शनों के लिए नगर निगम कोटा द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया। आप बताइए। समाप्त करें प्लीज। खुद स्वायत्त शासन मंत्री के क्षेत्र में यह हाल है, तो मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि इनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उनके खिलाफ तो कार्रवाई करो। माननीय सभापति प्लीज सहयोग करें। अंकित नहीं होगा, मदन दिलावर जी का अंकित नहीं होगा। माननीय देवनानी।